हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारे अतीत भाग 3 का छठा अध्याय है क्या चीज़ वो? बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। मतलब बुनकरों के बारे में और लोहा बनाने वाले फैक्ट्री के मालिकों के बारे में ही इस पे फोकस किया गया है। देखिए कि वो क्या कहते हैं। ये तो मान लीजिए एक चित्र है। 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज। इस चित्र को आप देख सकते हैं कि ये सूरत बंदरगाह है और इसके आसपास देखिए ये बिल्डिंग्स है। यहाँ के व्यापारिक जहाज का एक चित्र बनाया गया है। खैर इससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अब आइए हम देखते हैं मेन टॉपिक क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर, कहाँ पर? पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में एक था। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि किस तट पर कौन सा बंदरगाह है, या मैं जिस टॉपिक को बहुत ही एम्फेसिस देता हूँ, जोर देता हूँ, आपको ये समझना चाहिए कि ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज फार एज कंपटीशन इज कंसर्न। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मैं कुछ पॉइंट्स को मैं अलग बोर्ड पर भी लिख देता हूँ। माना कि टोटल हर एक पॉइंट्स को मैं नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन जस्ट कि आपको लगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी जिन पॉइंट्स को देता है उससे भी कुछ अलग चीज़ों को मैं इसे पढ़ाता हूँ, जिससे आपको हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इसका कहने का मतलब उनका क्या है। केवल रटी रटाई चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है ना। अब कहते हैं कि ठीक है, डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। ठीक है, कब गिरने लगा? 18वीं सदी में। किसका? सूरत का। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति के दृष्टि से दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। क्या कहने लगा? ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना। अब देखिए इसमें क्या है कि मेन रूप से जो सूती कपड़ा उद्योग जो भारत का विशेष उद्योग था, है ना, उस पर वो चर्चा डाल रहा है कि ब्रिटिश राज्य में कालांतर में कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई जिससे कि हमारे कपड़ा उद्योग पे असर पड़ा, मतलब सूती कारखानों के उद्योग पर असर पड़ा या रेशमी जो भी है, और साथ ही साथ इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन में जो है, यूनाइटेड किंगडम में जो है औद्योगिक क्रांति जब आई है तो उसका हमारे उद्योगों पर क्या असर पड़ा, और अंग्रेज़ों ने भारतीय कपड़ा उद्योग को किस तरीके से दबाया और किस तरीके से अपने को उठाया। मूलतः चर्चा का बिंदु यही है इस पर। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। ठीक है, आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह से व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें वह इंग्लैंड व यूरोप में जाकर बेच देती थी। इस क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह का असर पड़ा, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। वो कह क्या रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ क्या था, एक तो कुटीर उद्योग टाइप की चीज़ें थी। ठीक है, हम चीज़ों को तो उच्च श्रेणी का बनाते थे, लेकिन उनकी प्रगति
या उत्पादकता बहुत अलग होता था, उनको बनाने में बहुत समय लगता था, ठीक है, बनाने में बहुत समय लगता था। माना कि ब्रिटेन के उद्योग में छागत यूरोपीय देशों में इसकी बहुत मांग थी, लेकिन हम कम मात्रा में उत्पादन कर पाते थे क्योंकि मशीन तो था नहीं। लेकिन जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, मशीनों का आविष्कार हो गया, जब उनके साथ मतलब कि बहुत पर्याप्त मात्रा में उत्पादन तेजी से होने लगा, तब उन्हें लगा कि हम भारत में आकर के, भारत बहुत विशाल राज्य है, विशाल देश है, यहाँ पर क्यों नहीं सामानों को बेचे। उनको बहुत बड़ा मार्केट मिल गया और वो ला करके चीज़ों को यहीं पर खपाना, डंप करना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि चूँकि उनका क्या कहते हैं लागत, उत्पादन का लागत बहुत कम था, इसलिए उनकी चीज़ें सस्ती होने लगी। अब भारत का चूँकि हाथों से ज़्यादा लोग काम करते थे, बुनकर लोग करते थे, इनकी चीज़ें नो डाउट कि बहुत अच्छी थी, लेकिन वो महंगी पड़ने लगी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि बुनकर व्यवस्था भारत की चरमरा गई, लोग कार्य छोड़ दिए और साथ ही साथ ब्रिटिश के बने सामान को खरीदना शुरू कर दिए। परिणाम क्या हुआ उसको आप आगे देखिए। भारतीय कपड़े और विश्व व्यापार बाजार। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डालें। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्रों में औरों से कोसों आगे था, मतलब बहुत आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय तक अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, देखिए इन लोगों का नाम याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया कौन कौन सी जगह हैं? जावा, सुमात्रा और पेनांग। कौन कौन से? जावा, सुमात्रा और पेनांग। तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। इन पॉइंट्स को आप नोट करिएगा, ठीक है। 16वीं शताब्दी में यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी, है ना। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। इन शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ को जानना बड़ा मजेदार है। अब देखिए पटोला बुनाई का चित्र बना रहे हैं, ये पटोला बुनाई है ना। कहता पटोला बुनाई कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। कहाँ होती थी? सूरत, अहमदाबाद तथा पाटन गुजरात में, ठीक। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था। कहाँ पर और कहाँ पर था भारी बाजार? इंडोनेशिया, और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। अभी देखिए लिखते हैं कि शब्दों में इतिहास छुपा है। अब वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों को कैसे कैसे नाम दिया, अगर उनके शब्दों की व्याख्या करेंगे तो स्वयं में चीज़ें मालूम आती है कि हमारे कपड़ा उद्योग या बुनकरों की स्थिति कितने, हम यूरोप पर किस तरीके से छाए हुए थे, वो शब्दों की व्याख्या से ही स्पष्ट हो जाता है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। कहाँ देखा था? इराक के मोसुल शहर में, इराक का मोसुल शहर, ठीक है। अरब के व्यापारियों के पास देखा था। अरब के व्यापारी इसको ले जाया करते थे यूरोप, ठीक है। यूरोप लोग क्या करते थे? यहाँ के अरब के व्यापारी जो है इराक के मोसुल नगर में ले जाते थे और यूरोप के व्यापारियों ने इसको मोसुल में देखा। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलन मलमल कहने लगे। देखिए नाम कैसे मिला है। मोसूल को मसलिन प्रोनाउंसिएशन करते थे, उच्चारण करते थे, और इसी को जो है मलमल कहा जाता है। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला, यहीं पर जहाँ पर कि वास्को डी गामा आए थे। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए।
कालीकट से निकले शब्द को ही कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। अब ये देखिए प्रश्न होता है कि यहाँ पर ये क्या चीज़ आ गया, कैलिको। कैलिको शब्द किससे आया है, कालीकट से, जहाँ पर कि कौन लोग आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में जब आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। ये जो कपड़े के बता रहे हैं किसके पास उन्होंने ऑर्डर भेजा था, कलकत्ता। बही के मुताबिक उस कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। ठीक है, यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जिनका उन्होंने बही का उल्लेख किया उस बही में कितने तरह के कपड़ों का उल्लेख किया। देखा 98 किस्म के कपड़ों का उन्होंने ऑर्डर दिया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे। क्या कहते थे उनको, पीस गुड्स कहते थे। मतलब कि कितने पीस है, अब होता है ना आज, लेकिन वो पीस गुड्स उसके संज्ञा दिए थे, जो आमतौर पर कितना होता था, 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। मतलब क्या है, वो दिखा रहे हैं कि वो उसको पीस कहते थे। एक पीस कितना लंबा होगा, वो 20 गज लंबा, 1 गज चौड़ा। 1 गज क्या होता है, 1 गज जो है एक्चुअली 36 इंच होता है। जैसे मीटर 39 इंच का होता है, 39 का होता है, लेकिन जो गज पुरानी परंपरा, जो पुराना मापन की व्यवस्था थी उसमें 36 मतलब 3 फीट के बराबर होता था। देखिए वह उसी बही के बारे में बता रहा है। ठीक है, कहते हैं गौर से देखें कि बही में किस तरह एक एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान है जिसकी कीमत इतनी है, ये सामान है जिसकी कीमत इतनी, लंदन से ही फिक्स हो गया था कि इसी कीमत पे आपका सामान आएगा। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें आपस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। बस इतने महंगे होते थे, इतने अच्छे होते थे कि वहाँ पर ले जाते थे इस रेट से, लेकिन वहाँ पर करते क्या थे, नीलामी करते थे। जो सबसे अधिक पैसा दे दिया उनको दे दिया जाता था, क्योंकि यूरोप के लोगों के लिए भारतीय कपड़े बहुत ही अच्छे कपड़ों में थे, उनको बहुत पसंद करते थे। और यहाँ तक कि वहाँ की महारानी भी भारतीय कपड़े पहनती थी। अभी देखिए, अभी एक चर्चा कर रहे हैं जामदानी, है ना। जामदानी बुनाई किस तरह, तो 20वीं सदी की शुरुआत में। पहले जामदानी के बारे में चर्चा कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है। ये याद रखिएगा, कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या ये सूती कपड़ा होता है, नहीं नहीं, ये बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह, ये देखिए सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इनका रंग प्रायः स्लेटी और सफ़ेद होता है। रंग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंग क्या होता है, प्रायः सफ़ेद और दूसरे कलर नहीं होते, स्लेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। आमतौर पर क्या है, कह रहे हैं क्या, सूती और सोने के धागों, देखिए ये सोने के धागे हैं तो आपको येलो दिखाई दे रहा है, किया जाता था, जो इस चित्र में दिखाई देता है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत जिसको कि आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, है ना, वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त प्रांत का कौन है, जामदानी लखनऊ जगह है ना। और कैसे होता था, प्राय इनके रंग जो होते थे स्लेटी और सफ़ेद हुआ करते थे। इन पे जो है सोने और सूती धागों की कलाकारी की जाती थी।
अब देखिए अभी क्या कहते हैं, अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखो। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिंड्स, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। अब इन शब्दों की व्याख्या कर रहा है कि अंग्रेजी क्या कहते थे। देखो हमारे यहाँ क्या कहता था। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का छिंड शब्द कहाँ से आया? जी हाँ, यह हिंदी की छींट शब्द से निकला था। ये जो उसका उच्चारण करते थे छींट, अब उनको तो मालूम नहीं थे कि इंडिया में क्या कहते हैं, उन्होंने भेजा तो उनको छिंड कह दिया। ठीक है, अब छींट शब्द हम आज भी प्रयोग करते हैं, छींट के कपड़े हैं। फिर 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशों और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। अब आता है बंडाना। बंडाना का प्रयोग, बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। जैसे मफलर होता है ना, टाइप का है। किसके लिए किया जाता है? देखिए चटक रंग, इसका रंग चटक होता है और छापेदार होता है, ठीक किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना को उन्होंने क्या किया? बंडाना है ना, बंडाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी तो हिंदी शब्द जानते नहीं थे। उनको जो इंडिया में वर्ड समझ में आता था उसी को इस्तेमाल कर देते थे। तो अब उन्होंने क्या किया, जब बांधने वाला तो चीज़ है उसके लिए उन्होंने बंडाना इस्तेमाल कर लिया, छींट के लिए सिंड्स इस्तेमाल कर लिया। इसी तरीके से दिखाया रहा है कि किस तरीके से भारतीय कपड़ों का एक विशेष महत्व था। पहले आप ये देखिए बंडाना डिज़ाइन कैसे है, उसके बाद चर्चा करें। बंडाना डिज़ाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कपड़े के मध्य से गुजरती एक लकीर को देखिए। देखिए ये एक लकीर है, ठीक है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि यह क्यों है? इसलिए कि इस ओढ़नी में दो बांध कर गए रंगों, टाई एंड डाई, रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सी दिया गया है। अब देखिए दो तरह के हैं। अब ये सोने का है ना, इनको जोड़ करके इनकी सिलाई की गई है। एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है। क्या कह रहा है वही कि रेशमी कपड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। कहाँ बनाए जाते थे? राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। इनको सिला किससे जाता था? वो क्या दिया गया? रेशमी कपड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए ऐसे ऐसे कढ़ाई करके इसको सिल दिया जाता था। ये बंडाना के बारे में मैंने आपको बताया। अब आइए और नई चीज़ देखते क्या है। वो कहते हैं कि मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई मतलब छींट, वही है ना जिसकी चर्चा की, 19वीं सदी के मध्य में ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छींट का ये बढ़िया उदाहरण है। कहाँ निर्यात हो रहा है? केवल यूरोप नहीं, ईरान को भी निर्यात हो रहा है। कहते हैं फिर उसके बंडाना की बात कर रहे हैं वो आगे। फिर कहते हैं इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधियों से बनाया जाता था। बही में एक दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है। उसी बही का चर्चा करा जो आपने देखा ऑर्डर, जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है ना। वो कहते जैसे आदमी कहता है ना कि क्या है, बनारसी साड़ी लेते आइएगा, बनारस से आ गया। भदोई का कालीन लेते आएगा, भदोई वाले कालीन। तो अब वो उसी तरह क्या है, कालीन तो है लेकिन कहाँ का? भदोइया वाला है ना, भदोई का। तो इससे मालूम होता है कि कालीन कहाँ की बनी, कैसे। अब वो कहते हैं कुछ चीज़ों का नाम तो ऐसे दिया गया, अब कुछ का नाम जहाँ पर वो बनते थे उनको आधार बना करके उन चीज़ों का नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। अब देखिए ये सब आपको याद होना चाहिए। जिसका चर्चा एनसीईआरटी कर रहा है उनको याद करना चाहिए। चारपुर को खारपुर भी लिख सकता है, लेकिन आपको ये सब पॉइंट्स याद होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5। इन शब्दों को व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे।
यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता, अब देखिए यहाँ पे सूती कपड़े की बात नहीं हो रही है ना, किसका विरोध कर रहे हैं, ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े यानी छींट, जिसको सिंट्स कहते हैं, के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया गया। संयोगवश इस कानून को भी कैल्को अधिनियम ही कहा जाता था। अब देखिए कैल्को अधिनियम पास कब हुआ है, ये देखिए, ये नहीं दिखाया गया है इसमें। 1720 में कैल्को अधिनियम, क्योंकि वहाँ के व्यापारी ये समझ रहे थे कि हम भारतीय कपड़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे, नंबर एक। नंबर दो, उनके यहाँ औद्योगिकरण शुरू हो गया था, उनके यहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी से बनना शुरू हो गई थी, मतलब कि कम पैसे में ज़्यादा सामान और ज़्यादा जल्दी बनाते थे। तो अब उनको ही लगता था कि भाई अगर भारतीय सामान ही यहाँ पे रहेंगे तो हमारा सामान को कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि क्वालिटी भारतीय सामानों की बहुत अच्छी थी। तब उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि भारतीय सामानों पर बैन लगा दिया जाए, जब वो आएंगे नहीं तो इंग्लैंड में कौन सा बिकेगा, वही बिकेगा। तो इसी कैल्को, जो कालकट वर्ड से निकाला है, कि कैल्को अधिनियम पास किया गया 1720 में। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। चीज़ें क्लियर हैं। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैल्को छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना माण वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे। अब क्या है, अब वो कपड़े आयात कर रहे हैं, लेकिन जो डिज़ाइन है वो अपने यहाँ छाप रहे हैं, जिससे कि आसानी से उनके सामान बिक जाएं। अब भारतीय कपड़ों के साथ साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किया, जिसके परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। स्पिनिंग जेनिंग है क्या? देखते एक ऐसी मशीन जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पे काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। अब भारत में क्या है, देखिए भारत में इसके समय क्या होता था, एक तकली पे एक ही काम करता था। अब क्या है, इनपुट मतलब क्या है कि श्रमिक लागत कम हो गया ना, वहाँ पर एक आदमी काम कर रहा है, कई तकलियों पे एक साथ कर रहा है, जबकि भारत में एक ही तकली पे एक आदमी काम कर रहा है। तो इनका प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन का जो वो है लागत वो कम होने लगा। जब उत्पादन का लागत कम हुआ तो निश्चित रूप से जो है वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों में भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक चलता रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार में बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चांदी के बदले में किसके व्यापार किससे करती थी? चांदी के बदले में। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बदले में खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई थी तो उसे भारतीय चीज़ खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत ही नहीं रही। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और ज़मींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी थी। ये चीज़ की चर्चा हम लोग पहले कर चुके थे कि अब ये राजस्व भारतीयों का ही पैसे से सामान खरीदते थे, क्योंकि राजस्व वसूली करते थे, जैसा कि मैंने बताया है। तो जब राजस्व वसूली करते थे तो अब उन्हीं पैसे से सामान खरीद करके इंग्लैंड भेज दिया करते थे। पहले तो लाते थे चांदी, यहाँ पर लाते थे, उसके बदले में सामान ले आते थे। उसी की चर्चा ये कर रहे हैं। कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य 17वीं शताब्दी जैसे यूरोपीय
व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारी बस्तियां भी बनने लगी। भाई व्यापार फैलेगा तो निश्चित रूप से अपना गोदाम और अपना एक सेंटर था ना स्थिरता के लिए कि वहाँ पर आकर सामान हम इकट्ठा करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कोचीन में, कहाँ पर, कोचीन में डच बस्तियाँ 17वीं सदी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ किलेबंदी को देखिए। अब वो दिखा रहा है कोचीन में जो है ये डच बस्तियां हैं। अब ये डच बस्तियां यहाँ पे लोग आने लगे। अब यहाँ पे पता था कि समुद्र के रास्ते, ये समुद्र से सामान गया, यहाँ पर इन्होंने लिया और फिर यहाँ पर लेकर के, यहाँ से सामान ले जा करके इन्होंने कहाँ पे, यहाँ पे पहले डच लोग आए, यहाँ पे ये देखे तब उनकी बस्तियाँ हैं, ये लोग भारत से सामान को इकट्ठा किए, बाहर समुद्र के रास्ते, फिर उन्होंने बाहर भेज दिया। व्यापार इस तरीके से चलता रहता था। अभी देखिए ये सभी बुनाई केंद्रों का नाम बता रहा है ना। कहा सफ़ेद कहाँ बनते थे, चेक और धारीदार कहाँ बनते थे, सिट्स कहाँ बनते थे, सिल्क कहाँ बनते थे। एक पॉइंट मैं शुरू में जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, पहले पॉइंट में कई बार मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ फिर से, कि आप जब कभी भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपके सामने एक मानचित्र होना चाहिए। वो मानचित्र ही जो है आपके कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर करेगा। जैसे यहाँ पर अगर उसने बताया, क्या बताया उसने कि बुनाई के अंदर शीट्स, तो अब शीट्स का देखिए स्थान कहाँ का है, ये है, ये है, ये है। तो अब कंपटीशन में क्या करते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिल्क का के लिए व्यापार केंद्र कहाँ था या कहाँ उनका उत्पादन होता था, सिल्क कहाँ होता था। तो जब आपका प्लान बिल्कुल मैप रहेगा तो आप हर चीज़ों को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बनना ही शुरू हुई थी। पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश, ठीक है, स्थित ढाका 18वीं शताब्दी सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। किसके लिए? मलमल और जामदानी के लिए। यदि आप नक्शे में देखें तो भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले, कहाँ से, कोरोमंडल तट कहाँ कहलाता है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोमंडल तट। मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित था। अब देखिए फिर से हम बैक कर रहे हैं थोड़ा सा आपको। अब देखिए जिन केंद्रों की वो बात कर रहा है, एक बंगाल की कर रहा है पूर्वी क्षेत्रों में, फिर पश्चिम पे देखिए गुजरात की बात कर रहा है, फिर एक कोरोमंडल तट की बात कर रहा है। मतलब वो चारों चीज़ों की का बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर किन चीज़ों के बहुतायत से प्रोडक्शन होता था। अब देखिए बंगाल, अब बुनकर कौन थे, अब कहता बुनकर थी कौन, है ना। वो बुनकर की चर्चा कर रहा है, ठीक है ना। बुनकर आमतौर पे बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो लाइट कम हो रही है, देखें इसको।
और किसकी चर्चा कर रहा है, देखे ना आप, बुनकर में कौन है, बंगाल के तांती, उत्तर भारत की जुलाहा या मोमिन, दक्षिण भारत के साले, कैकुलार तथा देवांग। ये नाम आपको याद होना चाहिए कि इन बुनकरों को कहाँ कहाँ पे कौन सा नाम दिया गया था। ठीक है। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। कपास का जो रेशे होते हैं उनसे पहले सूत काटा जाता है। यह काम अधिकांशतः महिलाओं की जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काटकर तकली पर लपेट दिया जाता था और जब कटाई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे को से कपड़े बुनते थे। ये तरीका बता रहा है। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। बुनाई का काम कौन करता था, पुरुष करता है। देखिए, रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी। कौन होते थे, देखिए, छपाईदार का कपड़ा कौन बनाता था, चिप्पीगर होती थी जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाले बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। अब ये बुनकरों की पर चर्चा कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गए, यहाँ चिप्पीगर आ गया, या मोमिन आ गए, या कैकुलार आ गए, देवांग आ गए, ये सब है। बंगाल का एक तांती बुनकर जिसकी कोई चर्चा कर रहा है, बंगाल में कौन है, बंगाल में बंगाल के तांती है ना। अब आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ पर किन बुनकरों को क्या कहा जाता था। तो बंगाल में किसको कहा, तांती बुनकर। एक बेल्जियम चित्रकार जिसने इसकी चर्चा के पूछा ऐसा कि बंगाल के तांती बुनकर का किसने जो है चर्चा वो चित्र बनाया था। तो बेल्जियम का चित्रकार सोलवेंस द्वारा बनाया गया चित्र 1790 का था सर। इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। गड्ढे वाले करघे में, देखिए जमीन के नीचे है करघा, ये है ना। क्या आप जानते हैं गड्ढे वाला करघा क्या होता है? खैर, भारतीय कपड़े का पतन। अब यह देखिए पतन निखारा कैसे होता है। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादों पर कई तरह के असर पड़े। पहला क्या असर पड़ा, जब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्या है, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। अब भाई कहीं पर भी सामान अगर जाएगा वहाँ की सरकार सीमा शुल्क बहुत अधिक कर देगी तो निश्चित रूप से उस देश बहुत महंगा हो जाएगा। जब बहुत महंगा हो जाएगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। इसलिए यूरोपियों ने क्या किया, यहाँ पर अंग्रेज़ों की बात हो रही है, इन्होंने जो भारत से जो सामान जाता था वहाँ पर सीमा शुल्क बहुत महंगा कर दिया। तो लोग सोचते थे भाई इतना महंगा सामान को खरीदेगा नहीं, तो निश्चित रूप से उससे इनका पतन शुरू हो गया। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी के शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। कहाँ पड़ी? बंगाल के। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। अब क्या है कि उन्होंने पहले जो अंग्रेज व्यापारी लोग थे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया करते थे कि भैया इतना बनाओ इतना हम ले जाएंगे। अब इन्होंने कहा कि अब हम तुमको कुछ देंगे ही नहीं। तो जब देंगे ही नहीं या पेशगी बहुत कम देंगे तो वो क्यों बनाएगा। परिणाम क्या हुआ कि बुनकरों की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि उनको लगा कि इस व्यवसाय से उनको पारिश्रमिक कितना कम मिल रहा है कि उससे उनकी रोजी रोटी नहीं चल सकती है। तो उसकी दुर्दशा भी क्या होती है, उसकी एक चर्चा आगे है। हम भूखों मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार ने
12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब गौरांग औरांग ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार जानते भी नहीं हैं। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता, तो हम कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता, तो हम कपड़ों भूखे मर जाएंगे। इसको बताने की बहुत ज़रूरत भी नहीं, आप समझ गए इस चीज़ को कि अपनी पुरानी सिटी को जिंदा करना चाहते थे, जो कि संभव नहीं था। अंग्रेज तो यही सब चाहते ही थे। औरांग की बात करता क्या है? फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। यहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। वो उसी की बात कर रहे हैं कि हमारी बदनसीबी है कि अब औरांग ख़त्म कर दिए गए हैं। अब ज़रूरत ही कपड़े की उनको नहीं है, तो क्या करेंगे औरांग रख करके वो। अब देखिए इसमें क्या है, कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह से बयान किया था। उसने लिखा था प्रेस के संपादक को कि उनकी व्यथा को अखबार के माध्यम से अंग्रेज शासकों के सामने रखा जाए, शायद वो उनकी बातों को सुन ले। अब ये समाचार दर्पण कौन था, इसके बारे में बताएं। देखिए हमने लिखा है इसके संपादक कौन था, जॉन क्लार्क मार्शमैन। और इसके साथ ही साथ मेन संपादक कौन थे समाचार दर्पण, क्वेश्चन पूछा था, जॉन क्लार्क मार्शमैन प्लस बंगाली पंडित, बंगाली हिंदू पंडित भी इनके साथ सहायक संपादक के रूप में काम करते थे। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, जैसे आज तुरंत कोई चीज़ें मीडिया में पहुँच जाती है, इन्होंने एक पत्र लिखा था। उसमें क्या लिखा, उस विधवा ने लिखी, संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ कि कृपया अपने इस पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए भी मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखों मरने के हालात में पहुंच गए थे तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। देखिए एक बुनकर की वाइफ बता रही है क्या है। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपए की दर से सूत खरीद कर ले जाते थे। क्या रेट था, 3 तोला प्रति रुपए। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए तो होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम अपने खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चित रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इस तरह से मेरी तीनों बेटियां अपने अपने घर चली गई। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रही हूँ। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास आते ही नहीं। अगर मैं बाज़ार में सूत बेचती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलता। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा, लोग कहते हैं कि बाहर से विलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा तो 2 महीने भी नहीं पहन पाते, वह गल गल करके तार हो जाता है। दोनों स्थितियों को बताया है कि जो अंग्रेज आप जो कपड़े निर्यात कर रहे हैं, जो भारत भेज रहे हैं, जो कपड़े बना रहे हैं, उस कपड़े की क्वालिटी भी आप समझ लीजिए 2 महीने भी पहनने लायक नहीं है। और दूसरी बात उसने यहाँ पर ये भी कहा है कि एक वर्ड आता है बिलाती, वो गांव की थी ना, बिलाती का मतलब बिलायती। यहाँ पर तो बिलायती का तात्पर्य अंग्रेजों से था, यूनाइटेड किंगडम ईस्ट इंडिया कंपनी से था। लेकिन विलायती शब्द का वास्तव में अर्थ विदेशी से होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पर्टिकुलर जो मेंशन किया गया है, दैट इज ओनली मीन फॉर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश।
आपने पश्चिमी भारत में स्थित, कहाँ पर, पश्चिमी भारत में स्थित शोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मथुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के एक नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के सामने है। अब देखिए अभी ये नया विकास हो रहा है। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी इन लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह से खादी राष्ट्रवाद की प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। मतलब कि नेशनल एम्बलम में नहीं, आप समझिए कोई चीज़ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में इस चरखा को जगह दिया। गांधी जी ने कहा भाई देखिए इसका एकमात्र ये उपाय था, विदेशी कपड़े हम पहनना इसको बंद कर दें, उनका कपड़ा ही नहीं लेंगे, हम अपने से बनाएंगे कपड़ा। जब अपने से बनाएंगे तो हमें रोज़गार भी मिलेगा, साथ साथ उनका बहिष्कार, उनका नुकसान होगा अंग्रेज़ों का। तो इसी से चरखा उद्योग का विकास होना शुरू हुआ। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में कहाँ पर, पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह कताई मिल थी। क्या था ये? कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। क्या है? कताई मिल था ना। अब यहाँ पे जो कताई की जाती थी वहाँ पे एक्सपोर्ट कहाँ को हो रहा था? इंग्लैंड और चीन को। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहाँ कपास की खेती की जाती थी। जब वहाँ सूती मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अब देखिए क्या है, कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ज़रूरी होता है। किसके लिए? कपास के लिए। और ये पश्चिम भारत को जगह पे था। अब उसी के बारे में कहते हैं, विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था, इसलिए कपास की खेती यहाँ पर आसानी से हो जाती थी। क्योंकि कपास की खेती के लिए क्या आवश्यक? काली मिट्टी। तो अब यहाँ पर जब रॉ मटेरियल मिला, कच्चा माल मिला है, तो सूती कपड़ा मिलों की स्थापना होनी शुरू हो गई। अब देखिए, एक कपास कारखाने में काम करती हुई मजदूर महिलाएं सन 1900 के बीच लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कपास के कारखाने में काम कौन करता था। देखिए एक चित्र लिया गया, फोटोग्राफर ने लिया था। वो कौन थे? दीनदयाल थे। इसमें दिखाया जा रहा है कि इस मिल में कौन काम कर रहा है। ज़्यादातर औरतें। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष होते थे। अब इनके बारे में देखें कि राजा दीनदयाल कौन है, जो कि एनसीईआरटी ने बताया। ये एक फोटोग्राफर थे, ठीक है, और इनको एक उपनाम मिला था। उपाधि क्या मिली थी? देखिए, है राजा दीनदयाल। उपाधि क्या मिली थी इनको? बहादुर मुसव्विर जंग बहादुर। ये बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे। कई स्टूडियो इनके सहयोग से बना था। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 1885 में वाइसराय के भी ये फोटोग्राफर नियुक्त किए गए थे। सन 1900 आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी, है ना, क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता था। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी। वे चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। ज़्यादातर इनको लाभ किससे मिलता था? यूरोप से नहीं, कहाँ से? चीन से। इस दौरान दूसरे शहरों में भी कई ऐसे कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। ये सब सन आपको याद होना चाहिए, पहला कारखाना किस जगह पर खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत, मतलब क्या है, स्थित कानपुर, मतलब क्या सन कौन हो गया? 1862 में, है ना।
संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों की बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे बड़ी पहली समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को इंग्लैंड से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित शुल्क वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा करके अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिखाई पड़ी, जब इंग्लैंड से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी हो गई थी और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। कहते हैं कि शुरुआती दौर में तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनको कोई संरक्षण नहीं दिया, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ है उस समय अंग्रेज़ों के जो यूनिफॉर्म हुआ करते थे, कपड़े होते थे, उनके लिए बड़ी किल्लत हो गई। तब उन्होंने भारतीय उद्योगों का जो है आयात शुल्क भी कम किया और आसानी से भारतीय कपड़ों का निर्यात बाहर होना शुरू किया और इस प्रकार से भारतीय उद्योग को एक नया रास्ता मिल गया, कपड़ा उद्योग को। अब देखिए एक चर्चा उन्होंने किया है, उसको समझ ले, आगे कहेंगे नहीं तो पॉइंट अलग हो जाएगा। प्रगलन क्या कहते हैं? चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया, जिसमें कोई नई चीज़ बनाई जा सके। वास्तव में क्या होता है कि देखिए ये कह रहे हैं ना, एनसीईआरटी कह रहा है कि चट्टान को पिघला करके धातु का निर्माण। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। चट्टान के अंदर ही, उसी चट्टान या मिट्टी के अंश में धातु के कण होते हैं, तो जब उनको पिघलाया जाता है तो धातु अलग हो जाती है, उनको निकाल लिया जाता है। उसी प्रक्रिया को कह रहे हैं कि उसको प्रगलन कहा जाता है। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। भारतीय इस्पात और लौह धातुकला की कहानी जब हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 में मैसूर पर शासन किया। अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? उसकी चर्चा क्यों, किसी खास चीज़ की चर्चा की जा रही है तो तभी तो है। दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर देती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली उड्स नामक स्टील से पैदा हुआ। कैसे बनाया जाता था? वो कहते हैं कि कार्बन की अधिक मात्रा से उड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस उड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। कहते कार्बन मिलाकर के ये तलवारें बनाई जाती थी, वुड्स स्टील का जो है, और इनके तमाम कारखाने दक्षिण भारत में थे। इनकी तारीफ ये थी कि लोहे को भी छेद देते थे, मतलब तलवार को नुकसान नहीं पहुंचाता। जिस कवच को मार दिया उन्होंने, जो कोई दुश्मन का सैनिक पहना है, तो वो कवच भी काट करके उसके शरीर को ख़त्म कर देता था। अब देखिए टीपू सुल्तान की ये तलवार है। कहते हैं टीपू सुल्तान की तलवार के मुठ पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ये कुरान की आयतें लिखी गई हैं जिसमें युद्ध फतह के संदेश दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया था कैसे क्या किया जाएगा। गौर से देखिए तो शेर का सिर मुठ के निचले हिस्से की तरफ है। इसको आप देखेंगे किताब में तो मालूम होगा कि आसानी से शेर का मुठ कहाँ है। ये इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ठीक है।
टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में उर्थ स्टील किस प्रकार से बनाया जाता था। किसने चर्चा किया इस उर्थ स्टील के बारे में? वो है कौन है? फ्रांसिस बुकानन। ये थे कौन फ्रांसिस बुकानन? ये बंगाल चिकित्सा सेवा में थे 1794 से 1815 तक। ये फ्रांसीसी थे और लॉर्ड वेलेस्ली के सर्जन थे। और इनका इम्पोर्टेंट और भी क्या पॉइंट है, कलकत्ता में जो अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना इन्होंने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब है। ठीक है, कहते क्या है कि इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयला, पत्थर का कोयला नहीं, काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। कैसे बनाया जाता था? तकलीफ, यहाँ पर पत्थर का कोयला नहीं, काठ कोयला। तापमान के लिए जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार करते थे, टुकड़ा निकाल लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुड्स उर्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है ना। कहते क्या है कि वुड्स शब्द कहाँ से उनको मिला है अंग्रेजों के लिए, है ना, बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है ना। वो लोग अंग्रेज लोग बोल नहीं पाते थे तो उनको देखे उक्कू को वुड्स बोलते थे, कहीं हुक्कू वुड्स बोलते थे, मलयालम से रुक्कू को, तो इसका नाम पड़ गया वुड्स। ठीक है ना। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल 1818 से 22 तक अध्ययन किया। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि भारतीय वुड्स स्टील का अध्ययन किसने किया था? तो वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने किया था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट। परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेज़ों की जीत के साथ ही साथ यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। अब कहते हैं कि वुड्स स्टील इतना महंगा था, इसको बनाने की इतनी प्रक्रिया होती थी। अब इंग्लैंड के कारखाने से बने बने स्टील के चीज़ें फिनिश चीज़ें आती थी, इसलिए इस उद्योग का समापन हो गया, समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। गांवों की उजड़ी भट्टियां, अब वो कह रहे हैं कि वुड्स स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीकी जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खास तौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगालक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते। लोहा बनाने के क्या था, वो स्थानीय स्तर पे मध्य भारत और बिहार के में जो कारीगर थे उनको आसपास मिल जाता था। अब इसका चर्चा आगे क्या होता देखिए। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के लिए औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनती थी। क्या कहते हैं, किससे बनती थी? धूप में सुखाई गई ईंट से बनती थी, भट्टे में नहीं। भट्टियाँ मिट्टी किससे बनाई जाती थी? ये नहीं कि भट्टे में, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, धूप में सुखाई गई ईंटों से बनती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धौकनी चलाती थी। वे कोयले को लगातार धकाने के लिए हवा, फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, धौकनी का काम का जिम्मेदारी किसकी थी? महिलाओं की थी। और प्रगलन का जलाने का काम किसका था? वो पुरुषों का था। धौकनी क्या है?
धौकनी हवा फेंकने का यंत्र है। अब देखिए हवा फेंकने के यंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपने देखा होगा आज भी लोहार लोग ऐसे खींचते रहते हैं वहाँ पर हवा से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाती है जलने के साथ कोयले के, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या करती है, उस आग की लौ को कम कर देती है। लेकिन जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। तो वो क्या करता है, धौकनी क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड जो जलने से पैदा होता है कोयले को, उसको बाहर करता है और धौकनी से बाहर से ऑक्सीजन उसको देता है। ऑक्सीजन देने के साथ साथ वो काफ़ी तेज़ी से जलना शुरू हो जाता है। ये एक चित्र दिखाया गया है। अब देखिए धौकनी का काम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सबके चर्चा कर रहा है कि वो पुरुष प्रकलन का काम कर रहा है और धौकनी का काम जो है महिला कर रही है। मध्य भारत का एक गांव जहां लौह प्रगालकों का एक अगरिया समुदाय रहता था। कौन रहता था? अगरिया समुदाय की चर्चा करें। एक जनजाति थी जो कि अभी भी है जनजाति। वैसे अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। कौन सा समुदाय था? जनजाति अगरिया, लोहा के लिए। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया था, गांव छोड़कर चल दिए और इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। ठीक है ना। रोजी रोटी की तलाश के दूसरे इलाकों में चले गए। इनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियां नहीं चलाई। उन्नीसवीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था, मतलब गलाने वाला काम। ज़्यादातर गांव में भट्टियाँ ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह तो एक नए वन कानून ही थे। क्या थे? नए वन, जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। जब औपनिवेशिक सरकार, अब इसके क्या है, और जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती? अब वही लकड़ी की बात कर रहा, कास्ट कोयला। अब यहाँ पे तो पाबंदी लगा दी गई, कास्ट कोयला मिल ही नहीं रहा, तो लोहा बनाएंगे कहाँ से वो? ठीक है। और लौह अयस्क भी कहाँ से ला सकते थे? लौह अयस्क भी वहाँ से नहीं ला सकते थे, क्योंकि उसी क्षेत्र में लौह अयस्क होता था, जिसको कि गला करके प्रगलन में लोहे को अलग करते थे। वन कानूनों की नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छुपे जंगलों में जा कर के लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रखते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनका आय गिर जाता था। अब इतना ज़्यादा कुछ जगहों पर जब अंग्रेज़ों ने अपने हित में जब था, कहा ठीक है तुम जाओ वहाँ से लकड़ी ला सकते हो, क्योंकि उनको मजदूरों की ज़रूरत थी अंग्रेज़ों को, तो कुछ छूट देते थे। लेकिन उसमें इतना ज़्यादा वो टैक्स लगा देते थे कि उनको लगता था कि ये धंधा ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि उतना टैक्स अच्छा है कि कोई दूसरा काम तलाशा जाए। इसलिए जो भारत की ये जो भट्टियाँ जो है लुप्तप्राय होनी शुरू हो गई। कुछ क्षेत्रों में सरकार, अच्छा ठीक है, 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन और औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे। घर स्थानीय लोहे का नहीं कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? आयातित, छोटे सामान के लिए बर्तन। या इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए गए लोहे की मांग कम होने लगी। अब उनको लोहे के चट्टान या सिल्ली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, विदेशों से आता था, सीधे पीट करके बना लेते थे वो। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। एक व्यापक प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के एक रिपोर्ट के अनुसार एक जमाने में लोहा प्रगलन भारत के बहुत व्यापक उद्योग था और सिंध, गंगा व ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ कहाँ पे?
सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला था जहाँ पर धातु मल न दिखाई देता हो। धातु मल न दिखा मतलब प्रगलन का कार्रवाई जहाँ पे नहीं होती थी। कहता कितना व्यापक क्षेत्र में। यहाँ के आदिम लौह प्रगालकों को ऐसी भंडारों से अयस्क हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी जिन पर कोई यूरोपीय लौह विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। अब धातु मल क्या है? वही है ना, चट्टानों को जब गलाया जाता था, चट्टानों को, मिट्टी को, तो उसमें से धातु अलग हो जाती थी, है ना। तो वही कहते हैं कहाँ पर धातु मल नहीं, तो हर क्षेत्र में धातु प्रगलन का कार्य हो रहा था। भारत में लोहा और इस्पात कारखानों का उदय। अब भारत में किस तरीके से अचानक ही इस्पात उद्योग तेजी से फैला, इसका दूसरा कारण जो इस्पात उद्योग का है, देखिए सूती वस्त्रों में तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ने भारत को मदद किया, भारतीय लोगों को। सेकेंड वर्ल्ड वार जो था भारतीय उद्योगों के लिए एक वरदान साबित होगा। वो कैसे है उसको देखिए। उसको मोटे तौर पर मैं समझा दूं कि जब ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वार 39 में स्टार्ट हुआ और करीब 6 साल तक चला। उस बीच में इंग्लैंड में उनके सैनिकों के लिए टैंक, तोप, हथियारों के लिए बहुत ज़्यादा इस्पात वगैरह की आवश्यकता थी, ठीक है ना, इस्पात और लोहे की, जितना कि वो प्रोडक्शन वो नहीं कर पा रहे थे युद्ध के काल। तब उन्होंने भारत से इस्पात लेना कि इस्पात और लोहे का उन्होंने आयात शुरू किया। वो कैसे हुआ उसको देखिए। साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी जी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे। कौन था? जमशेदजी टाटा। तो 1904 महीना है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड, ये लोग कहाँ घूम रहे थे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे और ये लोग यहाँ पे देखिए दोराबजी टाटा का नाम है, ये है ना। फिर अब आप आगे देखिए क्या होता है। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने तक काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह और इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन उसके लिए उनकी पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। अब देखिए लौह अयस्क है क्या? वो जो लोहा आता है परिष्कृत रूप होता है ना, और इसके पहले जब चट्टानों गलाया जाता तो इसकी ये लोहे का अयस्क निकलता है, फिर इसको परिष्कृत करके लोहा बनाया जाता है। तो टाटा ने सोचा कि भाई हम इतना बड़ा संयंत्र तो स्थापित करेंगे, लेकिन ये चीज़ें मिलेगी कहाँ से? तो उसके लिए वो अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड का नाम जिसका है, उनके साथ ही ये छत्तीसगढ़ में चले गए। उनको लगा संभवतः यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन पहले उनको कुछ मिल नहीं था। लेकिन अचानक उनके साथ कौन सी घटना घटित हुई जिसका कि परिणति एक बहुत सफल आयाम में हुआ। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी के छोटे से गांव में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे जिनके जब उनसे पूछा गया तो वे अयस्क कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी को घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी थी। रजहारा पहाड़ी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह भंडारों में से एक थी। कौन थी? रजहारा पहाड़ियाँ। लेकिन यहाँ एक परेशानी थी, यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को
किसको दिया गया, अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर, सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। कहाँ, क्या नाम दिया गया, जमशेदपुर। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। अब देखिए, स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुई। किसने किया, जमशेद जी, इनका पूरा नाम था जमशेद जी नूसरमान जी टाटा। लेकिन उत्पादन कब शुरू हुआ है, 1912 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। अब ये देखिए कि दिखा रहे हैं 1940 का एक सीन है। सुवर्ण रेखा नदी के किनारे बनी टाटा आयरन स्टील एंड स्टील फैक्ट्री है ना। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर इंग्लैंड में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे की विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इंग्लैंड में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया था। अब देखिए, ये पहली स्थिति जो है 1914 में पैदा हुई। 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। लेकिन हमने जिसकी पहले चर्चा की, इसकी बहुत ज़्यादा उन्नति जो हुई सेकेंड वर्ल्ड वार में हुई थी। 1939 से लेकर के 45 तक है। लेकिन इसकी सीढ़ी गणेश अभी यहीं पर हो चुका है, जहाँ पर कि हम तेज़ी से भारतीय इस्पात उद्योग का ग्राफ ऊपर को जा रहा है। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया था। इस तरीके से भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट हो गई। रेल की पटरियों के लिए, अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ भी आ गई। भारतीय रेलवे टिस्को पर आधारित होगा रेल की पटरियाँ बनाने के लिए। अभी तक तो हथियारों की बात मैं कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में बता रहे हैं कि रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आधारित हो गया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से अब आ ही नहीं रहा है। इंग्लैंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में उलझ गया है, वहाँ से रेलवे पटरियाँ आ नहीं रही हैं, तब इनको टिस्को पर निर्भर होना पड़ा। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल, मतलब बम बनाने के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का भी काम सौंप दिया गया। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसा वरदान इनके लिए साबित हो रहा है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार तक चलता गया। बाद में 1919 तक स्थिति यह तय हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन गया था। अब सोचिए, इनकी इतनी आवश्यकता पड़ गई फर्स्ट वर्ल्ड वार में कि 90% खुद सरकार खरीद रही थी। तो देखिए कितना बड़ा वरदान साबित हो रहा है इनके लिए वार। ये एक चित्र बनाया है जिसमें कि युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र में नए विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाए जा रहे हैं। जमशेदपुर 1919। अब वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा मांग बढ़ रहा था कि मांग को ये पूरा नहीं कर पाए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तब ये तेज़ी से इन्होंने अपना विस्तार शुरू कर दिया कि जितना बनाओ उतना ब्रिटेन को ज़रूरत पड़ेगी। सूती कपड़े की तरह लोहे और इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय
और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ, मतलब वृद्धि हुई। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। उसके बाद जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सी सारी मांगें माननी पड़ी थी, जिसकी की चर्चा हम कहें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक फैलता गया था। अब अन्यत्र की बात कर रहे हैं। जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल। 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी भी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देसी उद्योगों को खुल करके बढ़ावा दिया। इसका मतलब क्या है भाई जापान में जापानी लोग थे ना, है ना, तो अपने उद्योग को बढ़ावा दिए। और अंग्रेज तो यहाँ पर शासन करते थे, उनका तो अपना देश था नहीं, इसलिए ये देसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते थे। ये तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने उनको मजबूर कर दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने मजबूर कर दिया कि वो इस्पात उद्योग को बढ़ावा दें। माना कि स्थिति फर्स्ट उद्योग में बहुत तेज़ी से फैली, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इनकी निर्भरता भारतीय उद्योगों पर होने लगी थी। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए उसने औद्योगिकरण की मांग को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्प चालित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधा पैदा करती थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उसकी सैनिक ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था। अब वो कह रहे हैं कि देखिए सैनिक उद्योगों से तो जुड़ा था भारत का भी, लेकिन भारत तो स्थानीय उद्योगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन चूँकि भारत बाद में ब्रिटेन को इसकी आवश्यकता पड़ गई, ब्रिटेन में जैसे बम का जो होता खोल होता उसको बनाने की जरूरत पड़ गई। लेकिन वहाँ पर इंग्लैंड में जो क्या कहते हैं कि राइफल, बंदूकें, टैंक तो भी ज़्यादा चीज़ें बनती थी, उस पर भी भारतीय इस्पात को लिया जाता था। सेकेंडली क्या था, भारत में जो था रेलवे का विस्तार हो रहा था, तो उसके पहिए पटरियों के लिए माना कि वो भारत का ही विकास हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने हित के लिए किया था। लेकिन उन्होंने केवल उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दिया जिससे कि अंग्रेज़ी शासन अच्छी तरीके से चल सके, जबकि जापान ने अपने देश का विकास करने के लिए जिस स्तर की कार्रवाई थी सब उसने किया, है ना। तो ये जापान की जनता, चूँकि लेकिन एक और भी अंतर था कि जापान को इस बात का भी डर था कि अगर अपनी सैनिक ज़रूरतों के लिए औद्योगिकरण नहीं करेंगे तो विदेशी लोग उन पर कब्जा भी कर सकते हैं, जबकि भारत में ऑलरेडी विदेशी सर्वाइव कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक की चर्चा को यही समाप्त किया है। नेक्स्ट टॉपिक में किसी अन्य बिंदु के साथ नेक्स्ट टॉपिक एक नए विचार के साथ आएंगे आपके सामने। टिल देन बाय बाय।